हाँ जी, क्या हाल चाल। कैसे हैं? किदा बढ़िया। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा, अच्छे से चल रहा होगा। लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो चुका है, उसको भी आप अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे जैसे आपने पहले 3 किए। तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, तो हम वही करने आ गए फिर से। तो आज हम क्या करने वाले हैं सर? आज हम करेंगे अपॉइंटमेंट एंड रेमनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। बहुत इंपॉर्टेंट, सी ए सी एस सी एम ए तीनों के लिए 8 to 10 मार्क्स देगा आपको। तो हमें करना बहुत जरूरी है, अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेंगे, चीजों को देखते हुए चलेंगे और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर रहे हैं, चलिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको। हम सेक्शन 196 से 205 तक पढ़ेंगे और स्केड्यूल्स पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 196 से, यानी 196 में कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर के बारे में। कह रहा है एमडी और मैनेजर, हाँ, एमडी एंड मैनेजर सेम टाइम पे एक कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते, ये प्रोहिबिट है। ठीक है, अपॉइंटमेंट एट द सेम टाइम इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर का टेन्योर कितना रहेगा? कह रहा है इसको आप अपॉइंटमेंट करेंगे जब, या रीअपॉइंट करेंगे तो मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए, एक टाइम के लिए अपॉइंट कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये वाली बात गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो क्या बोला अभी तक? एमडी और मैनेजर सेम टाइम पे अपॉइंट नहीं हो सकते किसी भी कंपनी में। उनका अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट एक बार 5 साल के लिए होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद ये गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट की बात कर देते हैं। उसके बाद अगर आपने 5 साल के लिए एक बार अपॉइंट कर दिया, उनको आप रीअपॉइंट करना चाहते हैं, तो आप रीअपॉइंट कब कर सकते हैं? कह रहा है कि जब उनका टेन्योर खत्म होने वाला उसके 1 साल के अंदर कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। ठीक है, यानी 4 साल प्लस हो चुके हैं उनके कार्यकाल को। ठीक है, उस 1 साल के अंतर्गत आप उसको दोबारा से रीअपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, और यही वाली बात फिर से गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। आई होप समझ आई बात। बहुत सिंपल सी बात की है, रिवीजन हो रहा है हमारा, रिवाइज करेंगे इसको, बार बार देख के ना रिवाइज करेंगे हम। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। तो कह रहा है अगर कोई भी एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर अपॉइंट करना है तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, वो 21 साल से कम का ना हो, बच्चा ना हो। ठीक है, आप ना हो। ठीक है, उसके बाद 70 साल या उससे ज्यादा का ना हो। बट एक चीज है, आप 70 साल या उससे ज्यादा के बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको एसआर पास कराना है और उसके लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी है जिसमें आप जस्टिफिकेशन देंगे कि मुझे यही पर्सन क्यों चाहिए एज एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर। ओके, नॉर्मल बात। दूसरी बात कह रहा है कि वो इंसॉल्वेंट ना हो, चाहे अनडिस्चार्ज चाहे एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट। ठीक है, सिंपल सी बात। दूसरी बात, पहली बात एज की बात, दूसरी बात इंसॉल्वेंसी की बात की। तीसरी बात कह रहा है उसने पेमेंट को सस्पेंड ना किया, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट देने के लिए आनाकानी ना किया, ना दियो, प्लस प्लस प्लस, या कोई कंपोजिशन ना किया हो, 1 लाख देने से ले 50,000 निपटा काम। ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं किया गया हो। ठीक है, तो वो बंदा बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। ओके, कह रहा है एट एनी टाइप कन्विक्टेड बाय कोर्ट, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया हो फॉर एन ऑफेंस एंड सेंटेंस, जिसकी जेल हुई हो उसको 6 महीने से ज्यादा की। ठीक है, तो वो बंदा डिस्क्वालीफाई है एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर बनने के लिए। चलिएगा, सिंपल बात की है, अभी तक कुछ ज्यादा ऐसा वो नहीं किया जो आपको समझना है। अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, समझ आ जाएगा इजीली। ठीक है, कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर के कुछ अप्रूवल्स रिक्वायरमेंट। सबसे पहले बोर्ड, उसके बाद जीएम, ठीक है, सीजी की, ये तीनों बातें। कह रहा है अप्रूवल ऑफ बोर्ड चाहिए हमें, बीएम ओनली, बोर्ड मीटिंग में ही हो सकता है वो। ठीक है, नोटिस, उस नोटिस में क्या क्या हमें डालना है उसके देखिएगा, रिमंडेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, कि भाई क्यों हमें इसको अपॉइंट करना है। ठीक है, अप्रूवल ले लेंगे नेक्स्ट जीएम में मेंबर्स की, वही सारी चीजें इसमें भी डाल देंगे। ठीक है, अप्रूवल ऑफ सीजी और कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल 5, वो भी आगे देख के चलेंगे। सीजी की अप्रूवल चाहिए, शेड्यूल 5 के लिए वो देख लेते हैं आगे क्या आएगा, अभी आगे आएगा और उस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यही प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। सिंपल बात चल रही है, बिल्कुल ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपके पल्ले ना पड़े। बहुत सिंपल बात है, इसको अच्छे से यूं यूं कर देना है आपको। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद कह रहा है कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर। हाँ, कंपनी एक रिटर्न फाइल करेगी रजिस्ट्रार को। ठीक है, MR1 के अंदर 60 डेज के अंदर उसके अपॉइंटमेंट से। ठीक है, ये हमने इस पर्सन को एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर अपॉइंट किया 60 डेज के अंदर, MR1 के अंदर, फॉर्म नंबर MR1 टू रजिस्ट्रार। ठीक है, चलिएगा। और वही ये दोनों बातें सिमिलर है, गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी पे बातें एप्लीकेबल नहीं है। चले आगे। ओके सर, उसके बाद कुछ अच्छी बातें करने वाला है अब। ठीक है, कह रहा है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजरियल पर्सन एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5। क्या कहता है? वो बंदा, हाँ, इंप्रिजनमेंट ना हुआ उसको और फाइन ना लगाओ 1000 से ऊपर इन इन 19 एक्ट्स के अंदर।
और 19 एक्ट सिंपल सिंपल स्टैम्प एक्ट के अंदर, सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर, IRDA प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, कमोडिटी कंपनीज, SCRA, ये सब 19, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको इतना एक बार पता होना चाहिए कि उसमें कवर हो रहा है नहीं हो रहा, सिंपल टर्म में, और आपको हो जाएगा, ठीक है। और एक नया डाला है इन्होंने, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। हाँ, इसमें वो वाले लोग आते हैं, बताऊं कौन से? विजय माल्या, ये इकोनॉमी के ऑफेंडर्स हैं हमारे, नीरव मोदी, ठीक है, ये सारे, समझा। तो पर्सन कन्विक्टेड, ठीक है, अगर इनमें कन्विक्ट हुआ भी है, ठीक है, तो भी हम अपॉइंट कर सकते हैं। कह रहा है अपॉइंटमेंट विद अप्रूवल ऑफ सीजी के अप्रूवल के बाद उनको आप अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और इनको रीअपॉइंट करने के लिए दोबारा सीजी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? पक्का? चलें फिर आगे। जी सर चलिए। उसके बाद कह रहा है नॉट बीन डिटेन्ड फॉर एनी पीरियड, कि एक दिन के लिए भी, कौन से एक्ट में? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, इसमें हुआ है तो एक दिन के लिए भी नहीं होना चाहिए। बट सीजी तो फिर कहती है मेरी अप्रूवल लो और अपॉइंट कर दो, रिअपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सिमिलर, आई बात समझ में? प्लीज अगर आपको ये देखने के बाद कुछ भी डाउट लगे, आप प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। पक्का? 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 ठीक है, थैंक यू। थर्ड क्या कह रहा है? वही सिमिलर बातें, 21 साल से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 21 साल है, 21 साल से कम का नहीं होना चाहिए, 70 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमने पढ़ा है सर, पास कर सकते हैं, रेजिडेंट ऑफ इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। समझ आई बात? समझ आई बात? सो बेसिकली क्या कह रहा है, 21 साल से 70 साल वाला बंदा बन सकता है, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, सिंपल सी बात। कह रहा है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजरियल पर्सन, अभी हमने पार्ट 1 पढ़ा था, पार्ट 2 की बात कह रहे हैं, उसको मैनेजरियल रेम्युनरेशन 197 के हिसाब से देंगे, सिंपल। चले आगे। अभी 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 कुछ नहीं है, सिंपल, सिर्फ आपको फोकस करके एक बार सुनना है, और उसको, यही जो नोट्स है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देने वाला हूं, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। हाँ, सिंपल सी 15-16 पेजेस की नोट्स है, जिसमें आपका पूरा चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो अब क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है रिमनरेशन पेबल इन केस ऑफ नो प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स विद द अप्रूवल, विदाउट द अप्रूवल ऑफ सीजी बेस्ड ऑन द इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है। अगर हमारे पास लॉसेज है, हाँ, या फिर सफिशिएंट पैसा नहीं है देने के लिए रेमनरेशन, तो हम इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे भी दे सकते हैं, ठीक है, विदाउट अप्रूवल ऑफ सीजी के अप्रूवल के लिए जरूरत नहीं है इस केस में। कब जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या 5 करोड़ तक है, तो आप 60 लाख रुपए एज मैनेजरियल रेम्युनरेशन दे सकते हैं। इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ और उससे ज्यादा है, बट 100 करोड़ तक है, 100 करोड़ से कम है, तो 84 लाख। 100 करोड़ और उससे ज्यादा है, प्लस 250 करोड़ और से कम है, तो 120 लाख। और 250 करोड़ से ज्यादा है, तो कह रहा है 120 लाख तो फिक्स हो गया, प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़, लेट्स से 260 करोड़ थी, तो 10 करोड़ एक्सेस हो गई, 10 करोड़ का 0.01% प्लस 120 लाख, जितना आएगा उतना हम पे कर सकते हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ सीजी, ठीक है। कह रहा है अबव लिमिट शैल बी डबल की जा सकती है इफ एसआर इज पास, एंड आल्सो लिमिट शैल बी प्रोरेटेड, मतलब अगर 1 साल से कम के लिए वो बंदा उस कंपनी में है, तो उसको प्रोराटा बेसिस पे हम दे देंगे, ठीक है, जितने मंथ के लिए उस हिसाब से हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है इस बातों के लिए कोई लिमिट नहीं है रेकमेंडेशन की, ठीक है। वो क्या क्या है? अगर वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी पैसा दीजिए उसको। चले आगे। कह रहा है डजंट होल्ड एनी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग 2 years प्रीसीडिंग द अपॉइंटमेंट, जिस दिन अपॉइंटमेंट हो रहा है उससे 2 साल पहले उसने कोई शेयर्स होल्ड ना कर सकते रखे हो, और उस दिन पे भी, और ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और आफ्टर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, और उस दिन के बाद भी। किस किस कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडरी में। हाउ एवर, यानी एक एक्सेप्शन डाल दिया, पक्की बात है, होल्डिंग अप टू 0.5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अलॉटेड अंडर ESOP इज परमिटेड। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मिला हुआ है, 0.5% है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पक्का। चले फिर आगे। तीसरी बात कह रहा है नोट रिलेटेड टू, वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए किससे? डायरेक्टर से, प्रमोटर ऑफ कंपनी से, होल्डिंग की कंपनी से भी, होल्डिंग के भी, सब्सिडरी के भी, एट एनी टाइम ड्यूरिंग 2 years प्रीसीडिंग द अपॉइंटमेंट, और एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और आफ्टर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब 2 साल पहले भी, उस दिन भी, और आगे आने वाले सालों में डायरेक्टर और प्रमोटर ऑफ कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी से रिलेशन नहीं होना चाहिए उस बंदे का। ओके जी। उसके बाद कह रहा है पोजेसेस ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन, मतलब पढ़ा लिखा बंदा चाहिए, और एक्सपर्टीज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन द फील्ड ऑफ कंपनी ऑपरेट।
स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए जिस फील्ड में कंपनी काम करती है। सिंपल सी बात है, बेसिक टर्म्स है, ये बात आपको कॉमन सेंस की लगती होंगी। ये है कॉमन सेंस, ये फोर्थ वाली बात, ये वाली बात। ठीक है, चल रहे हैं फिर आगे, चलिए इस पे हम क्वेश्चन करेंगे आज। कह रहा है कंडीशन फॉर पेमेंट ऑफ रेमनरेशन एज पर सेक्शन 2 पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5। सबसे पहले कह रहा है आपको अप्रूवल चाहिए रेमनरेशन के लिए, किससे? बोर्ड से और एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेमनरेशन कमेटी, जो 178 में बनाई जाती है। कह रहा है रेमनरेशन इज ऑथराइज्ड इन जीएम बाय पासिंग ओआरएसआर इफ रेमनरेशन इज पेड एज पर इफेक्टिव कैपिटल। ओआरएसआर पास करना पड़ेगा, इफेक्टिव कैपिटल बेसिस पे हम दे रहे हैं तो। और एसआर व्हेन रेमनरेशन इज पेड टू द प्रोफेशनल डायरेक्टर, प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहे हैं तो एसआर पास करके दे देंगे। ठीक है, लिमिट नहीं है पर एसआर पास करके दे देंगे। पहला अगला कह रहा है नो डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ डेट्स। हाँ, पेमेंट के डेट्स की जो हमने किया हो रीपेमेंट, उसमें डिफॉल्ट ना किया हो। डिपॉजिट और डिबेंचर और इंटरेस्ट, यानी आपने देखा ना 164 की क्वालिफिकेशन में भी बातें आती हैं। ठीक है, और कितने टाइम के लिए? 30 डेज के लिए, कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 30 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल मैनेजर। ठीक है, मैनेजरियल पर्सन। आई बात समझ में? जी सर। और क्या कह रहा है? इफ सच डिफॉल्ट इज मेड, अगर किया है, देन कंपनी शैल ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल। अगर आपने डिफॉल्ट किया तो वो उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किससे? सिक्योर्ड क्रेडिटर से। फॉर द प्रपोज रेमनरेशन, की इतना रेमनरेशन दे रहे हैं, देखो हम आपकी पेमेंट नहीं दे पा रहे पर इसको हम इतना रेमनरेशन दे रहे हैं, तो उनकी अप्रूवल लो कि क्यों, ऐसा क्या जरूरी है आपको। ठीक है, एंड द फैक्ट द प्रायर अप्रूवल हैज बीन, ये बात आपको डिस्क्लोज करनी है कि हमने अप्रूवल ले ली है इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जो नोटिस जाएगा जीएम का जनरल। चलिए देखते हैं इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या क्या उसमें आपको ऐड करना है, क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वो देख के चलते हैं। तो सबसे पहले आप लेंगे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें ऐड करेंगे पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अगर कोई कॉल्स इन एरियंस हैं तो उसको रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम आप ऐड करके चलेंगे। सारे रिजर्व आप ऐड करेंगे एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसको आप हटा के चलेंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट जो रीपेबल हैं आफ्टर 1 ईयर, ये सारी चीजें ऐड कर देंगे। एंड 3 चीजें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस करेंगे। वो क्या क्या है? सबसे पहले जो जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, उसके बाद आपका पीएनएल डेबिट बैलेंस, और उसके बाद आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और इस जो अमाउंट्स हैं वो कब के लेंगे? इट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सन इज मेड। आई बात समझ में? जी सर। तो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। कह रहा है ईएफ केमिकल्स लिमिटेड प्रपोजेस टू अपॉइंट 1 होल टाइम टेक्निकल डायरेक्टर, सैलरी 30 के, 1 होल टाइम मार्केटिंग डायरेक्टर, सैलरी 25 के, दैट इज पर मंथ दोनों। ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स, कब से? 1 सितंबर 2019 से। कंपनी के पास ऑलरेडी एक एमडी है जिसकी सैलरी 40 के है पर मंथ। एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 टू बी कंप्लाइड विद द कंपनी इन कनेक्शन विद द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, टेकिंग इनटू अकाउंट ये सारी चीजें। तो अब आपको डाटा दिया हुआ है तो आपको इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव कैपिटल। तो सबसे पहले जो जो ऐड करना है वो चीजें उठा लेते हैं। तो सबसे पहले ऐड क्या होगा? पीएससी कितना है? 80 लाख। ठीक है, डिबेंचर्स रिडीमेबल आफ्टर 3 इयर्स, लॉन्ग टर्म लोन जो कि 1 ईयर आफ्टर है तो उसको ऐड करते हैं, तो इसको भी ऐड करेंगे। और कुछ ऐड होगा? इन्वेस्टमेंट नहीं, लॉसेज नहीं, एक्सपेंसेस नहीं, तो ये सारा ऐड वाला आ गया 170 लाख। अब सब्ट्रैक्ट जो आपको करना है वो कर दीजिए। क्या क्या इन्वेस्टमेंट होती हैं? कितनी? 20 लाख। उसके बाद लॉस कितना? 70 लाख। उसके बाद एक्सपेंसेस कितना? 15 लाख। कितना आया? 65 लाख। 65 लाख आ रहा है तो किस लिमिट में आ रहा है? नेगेटिव से लेकर 5 करोड़ तक। तो हमारा मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना हो सकता है? 60 लाख। आप देख लीजिए इनको ईयरली कन्वर्ट करके, विद इन द लिमिट है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। इसका पूरा सॉल्यूशन जैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना, अगर आपको वैसा चाहिए तो मैं भी आपको वो भी प्रोवाइड कर सकता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए सर, उसके बाद सेक्शन 197 क्या कहता है? मैनेजरियल रेम्युनरेशन। हाँ, अब ये प्रॉफिट के बेसिस पे करेंगे हम कैलकुलेट। पहले हमने कैसे किया है? इफेक्टिव कैपिटल पे। तो अगर हमारी कंपनी के पास क्या है? प्रॉफिट है, तो कैसे किया जाएगा? कह रहा है टोटल रेम्युनरेशन पेबल बाय ए पब्लिक कंपनी इन ए फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में हम मैक्सिमम 11% ऑफ नेट प्रॉफिट पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, एज ए मैनेजरियल रेम्युनरेशन। ठीक है, तो किसको कितना देंगे? कह रहा है 2 WTD एमडी और मैनेजर को, अगर कंपनी में एक ही है ये तो मैक्सिमम 5%, अगर एक से ज्यादा है तो मैक्सिमम 10%।
टू अदर डायरेक्टर, अगर ये लोग नहीं है एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर तो 3% मैक्सिमम, और अगर वो भी हैं और ये भी हैं तो मैक्सिमम 1%। ठीक है, ये लिमिट एक्सीड हो सकती है क्या सर? हाँ जी हो सकती है, जीएम में सर पास करके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे चलिए। उसके बाद सिटिंग फीस की बात कर रहा है, कह रहा है पेबल टू डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग, तो हम 1 लाख रुपए पर मीटिंग का पर डायरेक्टर को पे कर सकते हैं, और आईडी और डब्ल्यूडी को हम इक्वल देंगे टू अदर डायरेक्टर या उससे ज्यादा, है ना, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक्सेस पेमेंट के कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, आपको रिफंड करना पड़ेगा, और जब तक आप रिफंड नहीं करते हम ये मान लेंगे कि आपने कंपनी के बिहाफ पे एज ए ट्रस्टी होल्ड किया हुआ है, बट कंपनी के पास वेवर का राइट नहीं है। अगर वेवर करना है तो हमें सीजी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आई बात समझ में? ठीक है, कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जो बोर्ड रिपोर्ट में देने पड़ेंगे, वो क्या क्या है? रेशियो ऑफ रेम्युनरेशन टू ईच डायरेक्टर प्लस 10 टॉप 10 पेइंग एम्प्लॉइज के नाम वगैरह सब कुछ देने पड़ेंगे। क्या क्या, कब कब? रेम्युनरेशन अगर पूरे साल में वो 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा ले रहे हैं, इक्वल और ज्यादा, तो डिस्क्लोज कर देंगे। और अगर वो पूरे साल नहीं एम्प्लॉयड थे तो पर मंथ का देख लेंगे, कितना? 8.5 लाख और उससे ज्यादा का। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय ने रेम्युनरेशन लिया है किससे ज्यादा? एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर से ज्यादा, प्लस वो होल्ड कर रहा है 2% और उससे ज्यादा की इक्विटी शेयर्स, तो उनको भी डिस्क्लोज करके चलेंगे। चलिए बात समझ आई जी। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, इसके बारे में बहुत कम आता है एग्जाम में, ऐसा कुछ आता नहीं है, आपको प्रॉफिट ऑलरेडी मिल जाता है। ठीक है, जैसे पीएनएल में आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट वो कर लीजिएगा, ये सारी चीजें डेबिट और क्रेडिट में डाल दीजिएगा, नॉर्मल है, कुछ ज्यादा नहीं है, और आपको सब आप 100 बार कर चुके होंगे। ठीक है, चल रहे हैं हम आगे। 199 रिकवरी ऑफ रेम्युनरेशन इन सर्टेन केसेस, कब कब हम रिकवरी कर सकते हैं रेम्युनरेशन का? कह रहा है कंपनी को अगर किसी फाइनेंशियल ईयर की क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट करनी पड़ गई, किस रीजन से? फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस की, तो कंपनी क्या करेगी? अपने पास्ट या प्रेजेंट दोनों एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर सीईओ से पैसे वापस मांग लेगी रीस्टेटेड के बेसिस पे, कि देखेंगे कि भाई रीस्टेट करने के बाद कुछ एक्सेस दिया गया है तो वो पैसे वापस दे देंगे। ठीक है, और रीजन क्या है? ये दो रीजन है, तो रीस्टेट के बेसिस पे हम वापस ले सकते हैं। 200 सेक्शन 200 बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, फिर भी बस सुन लीजिए, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। कह रहा है सीजी और कंपनी टू फिक्स लिमिट विद रिगार्ड टू रेम्युनरेशन, सीजी चाहे या कंपनी चाहे तो लिमिट फिक्स कर सकती है। कह रहा है सीजी और कंपनी में वाइल अकॉर्डिंग इट्स अप्रूवल फॉर अपॉइंटमेंट 196 और 197 को तो रेम्युनरेशन फिक्स कर जाएगी, जो उसको सही लगेगा वो कितना, और फैक्टर्स क्या कंसीडर करेंगे एज पर सेक्शन, क्या क्या? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, रेम्युनरेशन और कमीशन ड्रॉन बाय इंडिविजुअल, अदर कैपेसिटी में कुछ ले रहा है तो अदर कंपनी से कुछ ले रहा है तो उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन, और कुछ अदर फैक्टर्स, ये एज पर सेक्शन कहता है। एज पर रूल क्या कह रहा है? फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी ड्यूरिंग लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर, रिलेशनशिप देखेंगे उसका रेम्युनरेशन और परफॉर्मेंस से। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है, बहुत ज्यादा बेसिक बात है। कह रहा है वेदर रेम्युनरेशन पॉलिसी ऑफ डायरेक्टर अगर डिफर कर रही है अदर एम्प्लॉय से, उसके बताएंगे क्यों कर रही है, सिक्योरिटीज हेल्ड देख लेंगे वो क्या क्या करना है, बेसिक है। ठीक है, चल रहे हैं हम आगे। ये भी बहुत सिंपल, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। 201 फॉर्म्स एंड प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन टू सीजी, कंपनी सीजी को क्या बताएगी? एप्लीकेशन देगी, क्या पैरामीटर्स कंसीडर फॉर कंसीडरेशन ऑफ रेम्युनरेशन। ठीक है, MR2 में देगी, साथ में कॉपी देगी जनरल नोटिस का। जनरल नोटिस कौन सा? जो उसने मेंबर को दिया होगा। कंपनी ने जनरल नोटिस किसको दिया? मेंबर को दिया। किस लिए? इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ एप्लीकेशन प्रपोज टू बी मेड टू सीजी बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन टू सीजी। ठीक है, और पब्लिश भी करेगी कहां पे? 2 न्यूज़पेपर में, नॉर्मल आपको पता ही है, लोकल वर्नाकुलर और इंग्लिश में। 204 सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज, किस किस को जरूरत है? हर लिस्टेड कंपनी को जरूरत है। पब्लिक कंपनी जिसका पीएससी 50 करोड़ और उससे ज्यादा है उसको, या टर्नओवर 200 करोड़ और उससे ज्यादा है, ठीक है, तो उसको अनेक्स करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट के साथ। क्या? MR3 के अंदर SCR सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट नॉर्मल 134 के साथ उसको ये भी अटैच करना पड़ेगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गिव ऑल द असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज टू CSCS को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी कंपनी। ठीक है, ऑडिट के टाइम में। ठीक है, बीओडी इन देयर रिपोर्ट शैल एक्सप्लेन, अगर सीएस ने ऑडिट करते टाइम कुछ क्वालिफिकेशन दिया तो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिफिकेशन पे अपने रिमार्क्स दे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, अपनी एक्सप्लेनेशंस देगी साथ साथ। ठीक है, अगर कुछ गलत किया तो कंपनी और ऑफिसर पे 1 लाख से 5 लाख तक की पेनल्टी, और सीएस पे भी डिफॉल्ट के केस में। ठीक है, आई बात समझ में? पक्का? चलें फिर आगे। जी सर चलिए। उसके बाद 202 कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कह रहा है कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, इनके टेन्योर से पहले इनका ऑफिस लॉस हो रहा है जिसमें इनका खुद का पर्सनल रीजन नहीं है तो इनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी में मेक
पेमेंट टू एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, बट कब नहीं देगी, जब डायरेक्टर ने रिजाइन किया कंपनी से ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन या अमलगमेशन, प्लस उसको वही सेम जॉब मिल गई है कहां पे, रिजल्टेड कंपनी में। पहली बात। दूसरी बात, उसने 167 में खुद बोला कि यार मुझे काम ही नहीं करना आपके साथ, ठीक है। तीसरी बात कह रहा है कि उसने कुछ फ्रॉड किया था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नेग्लिजेंस की वजह से, हटाओ भगाओ, कोई जरूरत नहीं है उसकी। उसको किस बात का कंपनसेशन, नो कंपनसेशन, ठीक है। उसके बाद उसने डायरेक्टर हैज इंस्टिगेटेड और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ हिज डायरेक्टरशिप, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है जो जो हुआ उसके पीछे, तो सब कुछ करके चलेंगे, ठीक है। चलिएगा, कितना कंपनसेशन देंगे, कह रहा है जितना उसका अनएक्सपायर्ड टेन्योर था, 5 साल में से मान लीजिए उसने 12 महीने कर लिया, यानी 1 साल के लिए 4 साल बाकी था वो, और 3 ईयर विच एवर लेस, तो 3 साल का देंगे। कितना देंगे, एवरेज रेम्युनरेशन एक्चुअली अर्न ड्यूरिंग कब, 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, पिछले 3 साल, या फिर शॉर्टर पीरियड जो भी था, जितना एवरेज था उसके हिसाब से उसको पे ऑफ करके चले देंगे। अगर वाउंड अप हुआ तो उसको नहीं देंगे, कब, कह रहे वाउंड अप जब उसने छोड़ा ऑफिस, उससे जस्ट पहले हुआ तो उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, उसके छोड़ने के 12 महीने के अंदर हुआ तो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो प्रोहिबिट कर देंगे कंपनसेशन के लिए। उसके बाद 203 क्या कह रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, हर कंपनी का आपको पता है केएमपी सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 में वो सारे, तो ये सारे केएमपी होते हैं, इनको लिस्टेड कंपनी को और पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ उससे ज्यादा तो अपॉइंट करने की जरूरत है। ऐसे ही मैंडेटरी अपॉइंटमेंट सीएस के लिए भी है, जब किसी भी कंपनी का, पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ उससे ज्यादा है तो हम अपॉइंट करके चलेंगे। कह रहा है अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, बीआर में स्पेसिफाई क्या क्या करेंगे, रेमनरेशन और अदर टर्म्स एंड कंडीशन, नॉर्मल। कह रहा है इफ एन इंडिविजुअल मे बी ए चेयरपर्सन एज वेल एज एमडी सीईओ एट सेम टाइम, कब, अगर आर्टिकल्स में लिखा हो कंपनी मल्टीपल बिजनेस ना कर रही हो, अगर मल्टीपल बिजनेस कर भी रही है तो हर बिजनेस के लिए अलग अलग सीईओ है तो हम अपॉइंट कर सकते हैं। कह रहा है ए पर्सन कैन बी केएमपी इन वन कंपनी ओनली, ठीक है, एक कंपनी में केएमपी बन सकता है। कंपनी सब्सिडरी, देखो एक पर्सन उसकी सब्सिडरी में भी केएमपी बन सकता है, ठीक है। केएमपी इन ए कंपनी प्लस डायरेक्टर इन अदर कंपनी विद द परमिशन ऑफ बोर्ड, एक कंपनी में केएमपी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, परमिशन लेनी पड़ेगी बोर्ड। ए पर्सन हु इज ऑलरेडी एमडी मैनेजर इन ए कंपनी मे बी अपॉइंटेड एज एमडी इन अदर कंपनी, कब, जब एमडी एक से ज्यादा कंपनी में ना हो प्लस यूआर पास हो उसके लिए, ठीक है, और स्पेसिफिक नोटिस ऑफ सच बोर्ड मीटिंग एंड रेजोल्यूशन गिवन टू कॉल ऑल द डायरेक्टर्स, सारे को डायरेक्टर्स को दिया जाए स्पेशल नोटिस, ठीक है। अगर वैकेंसी होगी तो बोर्ड फिल कर देगा 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर। गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। पेनल्टी कंपनी पे 1 लाख से 5 लाख तक, अभी पीछे भी देखा था, डायरेक्टर पे 50,000 तक, और कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन है तो 1,000 पर डे, नॉर्मल। आई बात समझ में।